व्हाट डू वी मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटा का मतलब क्या होता है? पैकेट। मतलब चार्ज विल ऑलवेज ट्रैवल इन अ पैकेट। मतलब सपोज मेरे पास एक न्यूट्रल स्फीयर है, न्यूट्रल स्फीयर का मतलब क्या होता है? इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन। अब मेरे पास दूसरा एक और स्फीयर है, वो भी न्यूट्रल है। अब यहाँ से सपोज मैं 100 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता हूँ और इस स्फीयर बी में डाल देता हूँ, तो व्हाट विल बी द चार्ज इन स्फीयर ए एंड व्हाट विल बी द चार्ज इन स्फीयर बी? आ गया? न्यूट्रल थे तो 100 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 100 प्रोटॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे न्यूट्रल कंडीशन से। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे होगा +100 यहाँ हो जाएगा -100। इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फॉर्मूला ऑफ क्वांटाइजेशन इज Q = +or-NE, वेयर N इज ऑलवेज एन इंटीजर। इसका मतलब क्या होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ नहीं होता है। हमने ढूंढ लिया है क्वार्क्स होते हैं, पर इंडिविजुअल क्वार्क्स कभी देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए सबसे छोटा पार्टिकल कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। और क्वांटाइजेशन का मतलब ही है पैकेट। चार्ज विल ऑलवेज ट्रैवल इन अ फुल पैकेट, मतलब फुल नंबर में ट्रैवल करेंगे। फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इफ वी आर रबिंग सिल्क क्लॉथ के साथ ग्लास को रब करेंगे तो क्या होगा? एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क का क्लॉथ है, इसको इसके साथ रब करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम दिस सिल्क क्लॉथ टू ग्लास रॉड। तो ग्लास रॉड पे माइनस चार्ज हो जाएंगे और इसके ऊपर प्लस, तो क्या होगा? ये दोनों अट्रैक्ट होंगे। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? हमने देखा कि भाई पहले तो दोनों न्यूट्रल कंडीशन में थे, चार्ज तो था नहीं। हमने अभी अभी सीखा कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है। समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन यहाँ से कुछ चार्ज यहाँ ट्रांसफर हुआ, मतलब दोनों न्यूट्रल कंडीशन में थे, उसमें से माइनस चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। ओवरऑल पूरी सिस्टम का चार्ज देखें तो चार्ज इज कंजर्व, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो टोटल क्यू क्या होगा इस सिस्टम का? 0। मतलब इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑफ द सिस्टम। फिर और कौन सी प्रॉपर्टी थी? मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्लस प्लस तो रिपल्जन, प्लस माइनस तो अट्रैक्शन, ये सब हमको आता है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी कूलम्स लॉ। सीधा कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? If two charges are separated by distance r, then force, electrostatic force between them is directly proportional to the multiplication of their charge and inversely proportional to the square of distance between them। ऐसा लिखना है। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो क्या लगेगा? F = K Q1 Q2 by r²। उसमें से K का वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और 1/4π ε0 भी बोल सकते हैं। फिर ε0 का वैल्यू क्या होता है? 8 -12 समथिंग होता है। अब k का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? देखो न्यूटन्स लॉ में से क्या क्या पूछ सकते हैं। तो अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल में आप चेक करोगे तो आपको फोर्स दिया होगा, चार्ज दिए होंगे तो डिस्टेंस पूछ लेंगे। समझ में आ रहा है? 2 चार्ज दिए होंगे, डिस्टेंस दिया होगा तो फोर्स पूछ लेंगे। मतलब इतने वेरिएशन इसके अंदर पॉसिबल है। और क्या पूछ सकते हैं? k का डायमेंशनल फार्मूला, ε0 का डायमेंशनल फार्मूला, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब 1, 2 और 3 मार्क्स के इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पूरा प्रूफ पूछेंगे तो किसका पूछेंगे? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो एक बार खाली હું બોલી જાઉં છું આખું, ધ્યાનથી એકવાર સાંભળી લો શું કરવાનું છે। Q1 charge is situated in any Cartesian coordinate system at r1 vector. Q2 charge is situated in any Cartesian coordinate system at r2 vector. Now, if we want to write the formula for the Coulomb's law in vector form for this two particular charge system, तो क्या होगा? तो first of all we have to find the distance between them.
डिस्टेंस बोलते हैं r21 वेक्टर या फिर r वेक्टर, इजी रखने के लिए r वेक्टर ही बोलेंगे उसको। r वेक्टर कैसे मिलेगा, तो कि भाई r2 माइनस r1, ये r वेक्टर का हेड कहाँ पे होगा, तो कि जिस चार्ज के ऊपर हम फाइंड कर रहे हैं फोर्स, उसके ऊपर उसका हेड रखेंगे। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो कि दोनों प्लस है इसलिए रिपल्जन होगा। जिसके ऊपर फाइंड कर रहे हैं उसको फ्री मानेंगे और जिसकी वजह से फाइंड कर रहे हैं उसको हम फिक्स मानेंगे। तो इसको पकड़ के रखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, सिंपल। तो इसके लिए फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनेगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 इंटू आर कैप अपॉन आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अब आर कैप को ओपन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इंटू आर वेक्टर अपॉन आर मॉड का क्यू, सिंपल। कोई डाउट किसी को इसमें? इसके अंदर क्या करना है, डायग्राम का डिस्क्रिप्शन के बाद पहला फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फिर हम फाइंड करेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दोनों सेम आएंगे और दोनों की साइन प्लस माइनस होगी। लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि दिस कैन बी एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है, ऐसा हम कब बोल सकते हैं, क्योंकि देयर शुड बी 2 डिफरेंट बॉडीज, दो अलग अलग बॉडी होनी चाहिए, दो अलग अलग बॉडी है। फोर्स का जो टाइप है वो सेम होना चाहिए, तो सेम है। लाइन ज्वाइनिंग द 2 पार्टिकल्स होना चाहिए, डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होनी चाहिए। तो मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ लागू करने के लिए जितने भी पोस्टुलेट्स चेक करने होते हैं वो सारे इसके लिए सही बैठ रहे हैं, इसलिए न्यूटन्स थर्ड लॉ है, सिंपल। तो इसको लिखने की पैटर्न क्या होती है, डायग्राम, डिस्क्रिप्शन के बाद पहला फोर्स, फिर दूसरा फोर्स F12। किसी को याद नहीं रहता है तो 2-1 इधर लिखोगे तो इधर भी 2-1, इधर भी 2-1, इधर भी 2-1। अगर मुझे F12 लिखना है तो मैं क्या करूँगा, K Q1 Q2 R12 का कैप अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर, सिंपल। तो इसका जो आंसर आएगा वो R1 माइनस R2 होगा। सपोज ये R21 है तो R2 माइनस R1 लिखते हैं, तो R12 होगा तो R1 माइनस R2 लिखेंगे, समझ में आ रहा है। इसकी वजह से ये वाला जो फोर्स होगा वो माइनस में आएगा, अगर मुझे R2 माइनस R1 बनाना है तो माइनस कॉमन निकलेगा, समझ में आ रहा है। तो F21 इज इक्वल टू माइनस F12 विच मीन्स दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो वेक्टर फॉर्म का जो डेरिवेशन है ये इंपॉर्टेंट है लास्ट सेक्शन के लिए, 4 या 5 मार्क में पूछने के लिए। तो कूलम्स लॉ फेमस है ऐसे वेक्टर फॉर्म में, मतलब नॉर्मल फॉर्म में क्या पूछ सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। वो कैसे पूछेंगे, आपको 2 चार्ज की वैल्यू दी होगी, उनके बीच का फोर्स दिया होगा, सिंपल। तो आर मिल जाएगा, वैल्यू रखो, आंसर लाओ। के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, फिर पूछे कि भाई ये किसी मीडियम में डाल दिया, तो मीडियम में डाल देंगे तो क्या होगा, तो एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, सिंपल। तो इतना हमारे पास शुरुआत का कंटेंट था। क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन के बाद 2 और प्रॉपर्टी थी, टाइप्स ऑफ चार्ज, अट्रैक्शन रिपल्सन किसमें होता है। फिर कूलम्स लॉ की एक और प्रॉपर्टी है कि इफ देयर आर 2 चार्जेस, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या कौन सा फोर्स होगा। अब सपोज मैं कोई थर्ड चार्ज इंट्रोड्यूस करूं प्लस, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसको मान लेता हूं मैं F1। तो ये थर्ड चार्ज की वजह से ये F1 इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। सपोज पहला केस ऐसा है कि हमारे पास 2 चार्ज है और कुछ नहीं है, तो उन दोनों का क्या होगा, अट्रैक्शन। तो F1 जो फोर्स है वो किस टाइप का होगा, तो क्या अट्रैक्शन टाइप का होगा। इफ आई इंट्रोड्यूस अनदर थर्ड चार्ज उसी के आसपास कहीं पे रख के देखता हूँ, तो इस प्लस पे इसकी वजह से कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव, और इस माइनस पे अट्रैक्टिव, बराबर। तो एक नया फोर्स ऐड हुआ। सपोज यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स F2 और ये F3, तो 2 नए फोर्स आए। तो ये 2 नए फोर्स आने की वजह से क्या F1 इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, क्या सेम रहेगा, क्या होगा। देखो इसमें क्या होता है, इन कूलम्स लॉ व्हेन वी आर अप्लाइंग दिस काइंड ऑफ, ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर 2 चार्ज के पहले पे कुछ फोर्स है और तीसरा, चौथा, 5वां कोई भी चार्ज आ जाए, उससे नए फोर्स आएंगे और जो सबसे पहले फोर्स था उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिंपल। मतलब दिस फोर्सेस आर, क्या बोलते हैं उसको, दिस कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज।
और पॉजिटिव चार्ज नहीं क्या पॉजिटिव चार्ज दूर जा सकते तो वेवलेंथ वच्चे नो डिस्टेंस नहीं बदले એ થશે ફોર્સની વેલ્યુ તો સેમ જ રહેશે સર ડિસ્ટન્સ પ્રોપર્ટી છે ચાર્જની સાચી જ છે તમે પ્રૂવ કરીને બતાવીશ પછી આનામ લખી લે मतलब यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं अगर यूनिट टेस्ट का आपका जो एमसीक्यू वाला पैटर्न अगर है कि थोड़ा एमसीक्यू थोड़ा लखवाने એવું હશે तो एमसीक्यू बन से आओ सुपर इन द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इफ वी इंट्रोड्यूस अनदर चार्ज तो पहले वाले फोर्स के साथ क्या होगा तो वो कभी चेंज नहीं होगा। मतलब अभी लोग आप क्या करो कि जो आपके पास नोट्स है वो खोल के रखो, वहाँ जहाँ कुछ ऐड करना लगे वहाँ ऐड करो, लिखने के लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपल बस तो आगे बढ़िए भाई। तो ये 5-6 प्रॉपर्टी है चार्ज की। उसके बाद क्या आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी पूछ सकते हैं कि अभी तक हमने देखा कि अगर दो चार्ज हमारे पास है तो नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, स्केलर फॉर्म में, और दो चार्ज हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है तो क्या होगा। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है, मतलब किसी को अगर वेक्टर फॉर्म नहीं पूछ रहे तो ये पूछेंगे बिकॉज बोथ आर सेम। मतलब व्हेन देयर इज मल्टीपल चार्जेस सिस्टम, मतलब डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम होने पे आप क्या करोगे। तो अगर मेरे पास R1 वेक्टर पे एक चार्ज है Q1, R2 वेक्टर पे एक चार्ज है Q2, R3 वेक्टर पे एक चार्ज है Q4, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस। और पूछा कि भाई ये थर्ड नंबर वाले चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करो। मतलब बाकी सब चार्ज की वजह से इस थर्ड चार्ज के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, मतलब मैंने क्या किया, सुपर पोजिशन ऑन द चार्ज 3। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ, एफ नेट, वी आर फाइंडिंग एफ नेट ऑन चार्ज नंबर 3। सिंपल। तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि 3 के ऊपर पहले की वजह से, जिसके ऊपर फाइंड कर रहे हैं उसको पकड़ के रखो, बाकी सबकी वजह से उसके ऊपर किस तरफ फोर्स लगेगा। तो 1 की वजह से थर्ड पर, तो 1 को पकड़ के रखो, थर्ड पे किस तरफ फोर्स लगेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये डिस्टेंस बिटवीन देम हो गया। ये 2 पे 2 की वजह से 3 पे, अवे फ्रॉम द चार्ज। समझ में आ रहा है? वैसे n नंबर ऑफ फोर्सेस विल बी एक्टेड अपॉन थर्ड नंबर चार्ज। समझ में आ रहा है? खाली 3 की वजह से 3 पे कोई फोर्स नहीं होगा। ऐसा हमने 3D सम जो सॉल्व किए थे कूलम्स लॉ के, उसमें हमने ये सॉल्व किया हुआ है। क्यूब बनाया था, क्यूब में जो 6 नंबर का चार्ज था उसके ऊपर फाइंड कर रहे थे, तो टोटल 7 नंबर ऑफ फोर्सेस हमको मिले थे। मतलब कुछ करना नहीं है, वेक्टर फॉर्म को यहाँ पे हमें कितनी बार अप्लाई करना है, n नंबर ऑफ टाइम्स। सिंपल। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स है, तो क्या भाई थर्ड चार्ज पे पहले चार्ज की वजह से एक फोर्स होगा, प्लस उसी थर्ड पे सेकेंड चार्ज की वजह से एक फोर्स होगा, अप टू उसी थर्ड चार्ज पे nth नंबर ऑफ चार्ज की वजह से भी एक फोर्स होगा। सिंपल। अब सबके लिए मुझे फॉर्मूला बनाना है, कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो यहाँ देखना है, अगर 1 2 है तो 1 2 1 2 अपॉन 1 2। सिंपल। तो इसी को देख के इधर अप्लाई करो, क्या आएगा, K बोलोड़ा Q3 Q1 अपॉन क्या आएगा, R31 वेक्टर का स्क्वायर, R31 वेक्टर का कैप। અત્યારે આપણે कैप રાખ્યું, कैप ओपन करे तो क्यूब आएगा, प्लस K Q2 Q3 Q2 अपॉन R32 का स्क्वायर इंटू R32 कैप। कंफ्यूजन ना हो इसलिए वेक्टर फॉर्म में हमने सिर्फ क्या किया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को ऐड किया। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, तो क्या अलोंग द आर वेक्टर, अलोंग द आर वेक्टर 3 - 1, R3 - 1 क्या है, ये होगा इस तरह। सिंपल। तो ये ऐसे चलेगा कब तक, nth नंबर तक। तो K Q3 Qn
अपॉन R3n का स्क्वायर इंटू R3n का कैप। सिंपल। अब इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना है, कैसे लिख सकते हैं? तो सब में से KQ3 तो कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा? Q1 अपॉन R31 वेक्टर का स्क्वायर R31 का कैप प्लस Q2 अपॉन R32 वेक्टर का स्क्वायर R32 का कैप डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? Qn तक जाएगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को इसमें? अब इसको ब्रैकेट को बंद कर दो। अब क्या करना है? KQ3, अब इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना है, सब कुछ समेशन में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं KQ3 समेशन QI, R सब में 3 तो कॉमन है, J यहाँ पर भी R कैप सब में 3 कॉमन है, ये भी J। अब इसमें क्या लिखना होता है, ये कैसे बनाया समझा रहा हूँ। Q1 अपॉन R31 इंटू R31 ऐसा दिख रहा है, इसलिए मैंने इस 1 को मान लिया I। ये 1 2 3 4 अप टू n तक जा रहा है, पर 3 नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज 3 के ऊपर तो फाइंड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो समेशन करना है वेयर I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक बट नॉट 3। समझ में आया क्या किया ये मैंने? मतलब Q1 Q2 ऐसे n तक जाएगा, पर बीच में 3 Q3 नहीं आएगा। फिर अपॉन R3J, तो इसमें 3 1 3 2 ये भी कहाँ तक जाएगा? 3n तक, बट 3 नहीं आएगा। तो J भी कहाँ से कहाँ तक जाएगा? J भी 1 से लेके n तक जाएगा बट नॉट 3। आएले तो भी चाले, पर अमुक ना आवे तो बे वाले हो। ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया सुपर पोजिशन फोर्स। मतलब ये कुछ नया नहीं है कि मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? तो डायग्राम बनाएंगे, इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि एज गिवन इन द डायग्राम वी हैव 3 और 4 चार्जेस या मल्टीपल चार्जेस। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी गिवन चार्ज, लेट्स से वी आर फाइंडिंग द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज, तो थर्ड चार्ज पे लगने वाले सारे फोर्स, थर्ड पे 1 की वजह से, थर्ड पे 2 की वजह से, थर्ड पे 4 की वजह से, थर्ड पे 5 की वजह से, थर्ड पे थर्ड की वजह से नहीं आएगा, वो खुद पे फोर्स लगाएगा नहीं। सिंपल। तो उसके अलावा सारे फोर्सेस को हम ऐड करेंगे, उसे बोलेंगे सुपर पोजिशन किया सारे फोर्सेस का, किसके ऊपर? थर्ड चार्ज के ऊपर। सिंपल। फिर हमको वेक्टर फॉर्म पता है कि अगर 3 1 है तो 3 1 3 1 3 1, 3 2 है तो 3 2 3 2 3 2। सिंपल। फिर उसमें से जो कॉमन निकल सकता था उसको कॉमन निकाला। इसको मुझे एक ही फॉर्मेट में लिखना है। समेशन का मतलब क्या हुआ? इन सारी टर्म को मुझे ऐड करना है। तो I की जगह एक बार 1 लिखो तो ये बन जाएगा, I की जगह 2 लिखो तो ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है? I की जगह 4 लिखो तो इसके बाद वाला स्टेप बन जाएगा। उन सब का क्या करना है? समेशन करना है। सिंपल। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉर डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, ऐसा अगर पूछे तो हमको ये लिखना है। सिमिलरली इसको वेक्टर फॉर्म, मतलब इसी को अगर पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किसी एक चार्ज के ऊपर, मतलब किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो भी यही आएगा सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इफ देर आर मल्टीपल चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 एंड Q6, और किसी P पॉइंट पे ये 6 चार्ज की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, तो सेम करेंगे। हाँ, इसमें क्या करेंगे? सपोज मुझे इस P पॉइंट पे फाइंड करना है, तो मैंने क्या सिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? जिस पॉइंट पे पूछा है वहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रख दो और इन 6 की 6 वजह से इसके ऊपर फोर्स फाइंड करो, तो क्या बनेगा? K Q1 इंटू 1। समझ में आ रहा है? मतलब ये सारे Q3 जो है वो सारे 1 बन जाएंगे, तो ये जो फाइनल फॉर्मूला बना वो इलेक्ट्रिक फील्ड का बन जाएगा। सिंपल। मतलब सेम डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी पूछ सकते हैं। ओके जी, ना बराबर हो जातो કંઈક ભૂલ હશે છે પણ આમાં
सुपर पोजिशन पति को, वेक्टर फॉर्म पति को, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये भी बता दो कैसे करवाऊं। देखो एक स्टेप लिख के दे देता हूँ। इसी में अगर मुझे पूछ लिया होता कि फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड Q3 चार्ज નથી એની જગ્યાએ कोई पॉइंट है P, बराबर। तो इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इस P पॉइंट पे Q3 के ऊपर ही कोई पॉइंट रख दिया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करूँगा मैं, E नेट ऑन द पॉइंट P पॉइंट पे कौन सा चार्ज मानना है, 1 कूलम। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, K1Q1। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। ये नॉर्मल फॉर्म मतलब मॉड्यूलस स्केलर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कैसा होता है इसका, KQ/R⁻/R² मतलब KQ R वेक्टर अपॉन मॉड R का क्यूब। मतलब इसमें क्या किया है, जिस पॉइंट पे पूछा है वहां पे 1 कूलम रख दो और फोर्स फाइंड कर लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। मतलब Q3 की जगह 1 कूलम मान लो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K1 × Q1 RP1। 3 की जगह P पॉइंट है अब तो RP1 वेक्टर का स्क्वायर इंटू RP1 का कैप। समझ में आ गया, सिंपल। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा अप टू 2 का 4 का अप टू n तक, सिंपल। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे फाइंड करेंगे, समझ में आ रहा है, वो चार्ज की नहीं है, किसी पॉइंट पे है। मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी मैग्नेट की, तो उसका एक ऑरा होता है, वो यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है। मतलब वहाँ चार्ज होना ज़रूरी नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में नौ खाली एटलू है कि जे पॉइंट पर कीधुं जे वो उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, 1 कूलम चार्ज मान लेंगे और उसके लिए वापस कूलम्स लॉ लगा देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिंपल। तो वो फिर से डिस्कस नहीं करते हैं। आ कोई जगह लख्यू ना हो तो खाली आटलू एक छेल्लू स्टेप उतार लो, डायग्राम बनाए लखेलू है, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सब में एक ही डायग्राम बनाना है। अब ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज को मान लिया ओरिजिन पे, मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, इसको ओरिजिन पे मान लिया। अब हमने क्या देखा इसमें कि चार्ज का एक ऑरा है, उसी ऑरा में वो फोर्स लगाता है, उसके बाहर निकल जाओगे तो फोर्स नहीं लगाए। जैसे किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, वहाँ तक वो फोर्स लगाता है, उसके बाहर निकल जाएंगे तो फोर्स नहीं लगाएगा। सिमिलरली इस Q के लिए एक ऑरा होगा जहाँ तक वो फोर्स लगाएगा, सिंपल। अब वो ऑरा हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, उस ऑरा का जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज Q0 लगाएंगे। Q0 कैसा होगा, टेंस टू 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो ऐसा कोई चार्ज, ऐसा होता नहीं है पर हम मान लेंगे कि ऐसा है। मतलब Q0 टेंस टू 0। टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है, नियर टू 0 बट नॉट 0। तो ऐसा कोई चार्ज जो 0 के एकदम नज़दीक है पर 0 नहीं है, ऐसा चार्ज हम ऑरा की एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट पे मान लेंगे। तो क्या होगा, इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। समझाता हूँ क्या लिखा है मैंने ये। सपोज आई हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस Q चार्ज, नॉट दिस Q0। इसको कैपिटल Q मानो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये कोई टेस्ट चार्ज है, मतलब कोई मैग्नेट अगर है, इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं ऑलवेज कि कोई मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जिस एक्सट्रीम पॉइंट तक है, उस एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर मेटल का पीस है तो वो अट्रैक्ट होगा, उससे थोड़ा भी दूर रख दो तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट किसी को इसमें,
सिमिलरली इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऑरा फॉर्म करती है, उस ऑरा के एक्सट्रीम पॉइंट पे Q0 चार्ज रख दिया। अब मुझे चाहिए फील्ड इसकी, तो इसकी जो फील्ड होगी वो फोर्स होगा इसकी वजह से, किस पर? टेस्ट चार्ज पर। मतलब फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू आवर चार्ज, मतलब FQ0। सिंपल, Q0 पहला उसे, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू Q डिवाइडेड बाई Q0। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू Q, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? KQQ अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज क्यों किया? बिकॉज आई हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। तो इसमें से इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको मैं निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा? तो डिवाइड करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज इज डिफाइंड एज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू दैट पर्टिकुलर चार्ज डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज। सिंपल, इसको इसी फॉर्मेट में लिखना है। डायग्राम डिस्क्रिप्शन, एज गिवन इन द डायग्राम वी हैव अ चार्ज Q एट द ओरिजिन फ्रॉम द डिस्टेंस R वेक्टर at the extreme most point of the electric field of the capital Q charge, we are assuming a small Q0 charge which is a test charge। उसकी वैल्यू जो है वो Q0 tends to 0 पे। Now electric field of capital Q charge is defined as force on test charge due to Q charge, मतलब FQ0 into Q divided by test charge itself। If we write it in mathematical form, तो FQ0 Q का फॉर्मूला होगा KQQ अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज से कैंसिल हो जाएगा। ये टेस्ट चार्ज से ही क्यों डिवाइड किया? बिकॉज आई हैव टू कंसिडर ओनली दिस चार्ज फील्ड, मतलब इसी चार्ज की फील्ड चाहिए। तो मुझे Q0 की फील्ड को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ऐसा मान लेता हूँ कि इसकी फील्ड बड़ी है, इसकी फील्ड बहुत छोटी है, लेकिन मुझे इसकी ही फील्ड चाहिए, तो इसकी निकालनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? कैसे समझना पड़ेगा? सर आवाज इलेक्ट्रिसिटी फोर्स लेने Q नॉट है F ना नीचे जाएगी। फोर्स पर यूनिट फोर्स पर एक खरीद सर I इज चलो सिंपल। इसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो KQ R वेक्टर का स्क्वायर इंटू R कैप। अब ये जो R वेक्टर का हेड है वो कहाँ पे आएगा? जिस चार्ज पे हम फाइंड कर रहे हैं उस चार्ज पे। R कैप का डायरेक्शन कहाँ पे होगा? अलोंग द R वेक्टर। सिंपल। अगर चार्ज माइनस हो जाएगा तो माइनस R कैप, मतलब ऑपोजिट ऑफ द अलोंग द R वेक्टर। अगर ये चार्ज माइनस होता तो फील्ड ऐसी होती टुवर्ड्स द चार्ज। इसको कैसे लिखता मैं? माइनस R कैप, मतलब R वेक्टर का जो डायरेक्शन है उससे उल्टा। सिंपल। मतलब जब भी हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो चार्ज का साइन मायने रखता है। और क्या मायने रखता है? कि भाई जो R वेक्टर है उसका जो हेड है वो कहाँ पे लगाया है। सिंपल। हेड क्या लगा होना तो जिस चार्ज के ऊपर हम फाइंड कर रहे हैं उस चार्ज पे। सिंपल। ना कहीं बोलो लाओ तो मैं लागत खा लो एक लोग गाया करूँ अहमद पड़े जाए। समझ में आ रहा है? तो बोलना उड़ान थी हिंदी इंग्लिश गुजराती जे भाषा आवड़ती है एમાં રિસ્પોન્સ આલો થોડો। हाँ ना मॉड्यूलस नहीं लगाओ ना, सॉरी भूल में लगा दीजिए। मॉड्यूलस का मतलब ये होता है स्केलर फॉर्म और वेक्टर का मतलब ये होता है मॉड्यूलस नहीं। मॉड्यूलस लगा लेंगे तो तेरे को एक वैल्यू मिल जाएगी। देखो ई वेक्टर तो इसका कोऑर्डिनेट ऐसा होगा 2i कैप प्लस 3j कैप। सिंपल। और अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ई वेक्टर का मोड
तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इन रूट, तो एक नंबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये स्केलर हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा। मतलब मॉड्यूलस है मतलब वो स्केलर फॉर्म है, और मॉड्यूलस नहीं है ओनली वेक्टर है तो वो वेक्टर फॉर्म है। चलो इलेक्ट्रिक डाइपोल कॉलेज करा है उसे जीवा, व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल? शिवम 2 वोल्ट। कोई बात नहीं, चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बातें हमने अभी नहीं करी है, पर वो समझानी पड़ेगी, समझा रहे तो आप सबको मोस्टली पता होगा प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, मतलब બધા બોલશો તો આગળ વધી આવે। प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है और माइनस की कैसी होती है? तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से निकलती है और माइनस में चली जाती है। बोलो यार, हाँ, प्लस से निकलेगी और माइनस में टर्मिनेट हो जाएगी, सिंपल। तो ऐसा अगर कोई डाइपोल है, डाइपोल का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में से निकलती है, माइनस में चली जाती है, तो देयर विल बी ए चेम्बर, एक चेम्बर अज्यूम करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको क्या पता समझ में आया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब अज्यूम करो कि मैंने एक चेम्बर बनाया है जिसमें ऊपर प्लस चार्जेस है और नीचे माइनस चार्जेस है, ऐसा हमने कैपेसिटर में देखा हुआ है। अब सपोज ऐसा कोई चेम्बर है जिसमें ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो व्हाट वुड बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ऐसी होगी, ला बोलो ला। इफ आई पुट 2 पेयर्स ऑफ 2 प्लस चार्जेस एंड 2 माइनस चार्जेस, तो क्या होगा? ये 2 प्लस चार्ज जो होंगे वो नेगेटिव में चले जाएंगे और 2 माइनस चार्ज होंगे वो ऊपर चले जाएंगे। ये तो नॉर्मल रहा। फिर इन लोगों ने क्या किया, एक प्लस और माइनस की एक पेयर ली, सो देयर इज सम अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। अब इसको जैसे ही चेम्बर में डाला तो माइनस ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होगा, प्लस नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा, और उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहा और वो ऐसे के ऐसे बाहर निकल गए। मतलब डायरेक्शन चेंज हुई, डाली थी हमने हॉरिजॉन्टली, बन गई वर्टिकल, और ऐसी की ऐसी बाहर निकल गई, सिंपल। तो देयर इज समथिंग जो इन दोनों के बीच में है, समझ में आ रहा है? इतने सारे माइनस चार्ज इस प्लस को बुला रहा था, लेकिन फिर भी वो डेविएट नहीं हुआ, वो लॉयल रहा अपने फोर्स के लिए और वो बाहर निकल गया, सिंपल। और माइनस को भी बहुत सारे प्लस बुला रहे थे, फिर भी वो लॉयल रहा और ऐसे का ऐसे बाहर निकल गया। तो इसको कैसे समझ सकते हैं कि फोर्स के अलावा कोई एक और क्वांटिटी होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। यहाँ आप ध्यान से समझो, ऐसा कब होना चाहिए कि एक कोई ऐसी चीज़ इसके बीच में बनी होनी चाहिए, ऐसे नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसके साथ साथ ही वो निकल गया बाहर। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। अब डाइपोल मोमेंट कौन है? तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स जैसी ही, पर फोर्स नहीं है, कोई अलग मोमेंटम है उनके बीच में कि वो दोनों चिपक भी नहीं जाते हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को छोड़ते भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वो एक मोमेंट है उन दोनों के बीच में। तो समझ में आ रहा है? इंग्लिश मध्ये मोमेंट हो, ये मोमेंट नहीं, मोमेंटम वाली मोमेंट, देयर इज सम मोमेंट। अब क्या करना है इसको, दैट डाइपोल मोमेंट कैन बी डिफाइंड एज q इंटू 2a। इसका मतलब क्या होता है समझाता हूँ। इफ वी हैव 2 ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, यहाँ मैं ओरिजिन मान लेता हूँ a और a, तो कितना डिस्टेंस हुआ 2a। 2 equal and opposite charges separated by a finite distance is called electric dipole, simple। But one of the charges multiplied by the distance between the two charges is known as dipole moment, and direction of dipole moment is negative to positive।
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उससे उल्टी इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। सिंपल। ये 2 मार्क का वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट ना આપણે સમજવા માટે नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ मतलब ये ऐसी हो गई तो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन रही उसकी। चेम्बर ना हो तो खबर જ ના પડત ને કે છે ડાયપોલ મોમેન્ટ એવું। फोर्स लागी आ वस्तु अपन ने 2 वस्तु समझा। पहले हमने सीखा कि भाई इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो F1 है और यहाँ से कोई अलग फोर्स इसके ऊपर लगा, ये सारे प्लस चार्ज की वजह से, सारे माइनस चार्ज की वजह से दूसरे नए फोर्स इसके ऊपर लगे। तो कूलम्स लॉ का जो प्रॉपर्टी था कि पहले जो फोर्स होगा वो मेंटेन रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर चार्जेस की एब्सेंस और प्रेजेंस, कि अदर चार्जेस है कि नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके बीच में जो फोर्स था वो रहेगा। पर हमने देखा कि 2 प्लस चार्ज डाले तो वो नीचे चले गए, 2 माइनस डाले तो वो ऊपर चले गए, पर हमने ऑपोजिट चार्ज डाले तो उन लोगों ने एक दूसरे का डिस्टेंस छोड़ा नहीं, एक कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बाहर निकल गए। सो देयर इज समथिंग एल्स जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। आइडियली क्या होना चाहिए था कि माइनस नीचे, प्लस ऊपर चिपक जाना चाहिए था माइनस वाला, और ये प्लस नीचे आ जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों ने अपने बीच का जो कांस्टेंट डिस्टेंस था वो तो मेंटेन ही रखा। सो देयर शुड बी समथिंग एल्स। तो वो डाइपोल मोमेंट नाम का एक अदर फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। उसकी डायरेक्शन उसने क्या किया, उसकी डायरेक्शन बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट कर दी। असल में इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, प्लस से माइनस, ऐसी। समझ में आ रहा है? पर उसने ऐसी डायरेक्शन सेट करी कि वो ऐसे की ऐसी बाहर निकल जाए, इसलिए हमको डायरेक्शन मिल गई नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसने अंदर एक डायरेक्शन क्रिएट करी, उसकी वजह से वो बाहर निकल गया। सिंपल। ये एग्जाम्पल कहीं पे लिखा नहीं है, इसको याद भी नहीं करना है, सिर्फ डाइपोल मोमेंट को शेयर हटवा दिया है कि इसको डाइपोल बोलते हैं, इसको मोमेंट बोलते हैं, पर हमको थोड़ा बहुत पता है कि भाई ऐसा होता है एक्सपेरिमेंटली। डायरेक्शन काम की है, फॉर्मूला काम का है, बस। वजह એ સમજાવો હમણાં। સેમ નહીં આવે, બતાવો। पहला फील्ड प्रूव करवी पड़से પછી टॉर्क। मतलब देखो इधर ध्यान दो, टॉर्क का मतलब क्या हुआ कि मैंने डाइपोल डाली थी हॉरिजॉन्टली पर वो ऐसी हो गई, सो देयर मस्ट बी सम टॉर्क जिसकी वजह से वो रोटेट हुई, तो उस टॉर्क को भी फाइंड करना पड़ेगा, वो भी करते हैं। ये लिख लिया सब कुछ। बहु कहीं लखवा जेवू हसे नहीं। जो अभी 12 साल से अपन इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो डायग्राम डिस्क्रिप्शन को हमको आता है। इसके लिए क्या करोगे, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2a। तो एज गिवन इन द डायग्राम वी हैव प्लस q एंड माइनस q, 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। नाउ दिस particular structure or system is known as electric dipole, and dipole moment can be explained as charge multiplied by the distance between them, finite distance। ये distance कभी change नहीं होगा। सिंपल ना, तो ये attraction तो है पर एक लेवल से ज़्यादा नज़दीक नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? एक डिस्टेंस मेंटेन કરીને ચાલશે हो। अब इसमें से डाउट क्या आएगा कि डाइपोल तो ये ऐसी दिखती है, तो प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है और माइनस चार्ज की ऐसी। तो किसी को ऐसा लगेगा
कि डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी या कुछ बचेगी। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और बाहर निकलते हुए, इसका अंदर जाते हुए। तो व्हाट वी कैन से अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल, वो 0 होती होगी कि नहीं होती होगी? 0 पॉसिबल नहीं है। कैम पॉसिबल नहीं? ये सेम मैग्नेट जैसा फॉर्मेशन करेगी, नॉर्थ से निकल के साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। इसको भी ऐसे देखेंगे तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट बी 0 ड्यू टू डाइपोल। नहीं 0 होगी तो कितनी होगी, उसके बारे में कमेंट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी पर्टिकुलर पेपर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पूछते ही हैं। कहाँ कहाँ वे पूछ सकते हैं? इक्वेटर और एक्सिस। अब कल कराया था इन सबको मैंने, एक बार फिर से। शिवम ने कहा और तो से शिवम चलो, ये डाइपोल हो गई, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस a 2a डिस्टेंस हो गया। ये बीच में ओरिजिन है, ऐसे सेट किया। अब नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस पॉइंट। सपोज इसको मान लेता हूँ मैं y, इसको मान लेता हूँ मैं z। आप एक्स वाई भी मान सकते हो, तब ने एक्स वाई समझते एक्स वाई ले लीजिए। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब इक्वेटर पॉइंट मतलब डाइपोल के बीच में से पास होने वाली लाइन को इक्वेटर बोलते हैं। सो देयर विल बी सम इक्वेटोरियल पॉइंट P और एक्सिस पॉइंट एक होगा Q। तो दो अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को बोला है ड्यू टू डाइपोल। फिर डाइपोल की वजह से इक्वेटर पे और डाइपोल की वजह से एक्सिस पे। तो सबसे पहले इक्वेटर पे फाइंड करते हैं, फिर एक्सिस पे कर लेते हैं। तो फील्ड ऑन इक्वेटर अब प्लस चार्ज की वजह से, सपोज ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे है तो इसको एक्स मान लेता हूं। तो क्या थी? तो प्लस चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द P पॉइंट किस डायरेक्शन में होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज, लाइक दिस। ये परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पे कोई एंगल थीटा होगा। अब मुझे क्या चाहिए? जिस पॉइंट पे फाइंड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R², where R² stands for distance between the charge and that point। तो ये R हुआ, तो इस R का वैल्यू क्या होगा? बोला √x² + a²। पाइथागोरस लगाएंगे, एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। स्क्वायर रूट सामने देंगे तो ऐसा कुछ आएगा। હું બોલા હું કર્યું? समझ पड़े कि नहीं पूछूं तो पड़े नहीं, आके कहीं बोलतू नहीं कोई। अब इधर ध्यान दो, ये z बन जाएगा तो ये एंगल यहाँ पे आ जाएगा शिफ्ट होकर के, और x बन जाएगा तो एंगल यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज। तब एंगल यहाँ पे आया तो उसका कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे होगा और कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे होगा? थोड़ा फास्ट जाए छे, નથી ખબર, સમજાવ પક્કું। अब इस ट्रायंगल ABC के लिए
एक ट्रायंगल ABC है जिसके वर्टाइसिस कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C और साइड्स आर A, B एंड C। अब इस ट्रायंगल के लिए कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखना है तो क्या होगा? जो एंगल है उसका एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या आएगा? एंगल की जस्ट एडजेसेंट मतलब उसी की साइड और हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? साइन थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो A बाई C बन जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये जो A B या C है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो C का अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है इस B का, तो क्या बनेगा? B इज इक्वल टू C कॉस थीटा, ऐसा होगा। और C को मैंने माना है E। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल के बाजू वाला जो कंपोनेंट होता है वो उसका कॉस कंपोनेंट होता है। पक्कू? क्लियर? मतलब एक बार हमको समझना होता है, फिर हमको ऑलवेज याद रखना होता है कि एंगल के जस्ट बाजू वाला कंपोनेंट वो कॉस होगा और इसके सामने वाला कंपोनेंट साइन होगा। सिंपल। तो एक बार समझ लो ऐसे कि कैसे आया। ये जो AB लाइन है इसको ये मान लो एंगल मैंने यहाँ लिया है, ये सेम एज इट इज इसका ट्रायंगल अगर बनाऊं तो ऐसा बनेगा। दिस इज योर E प्लस वेक्टर। इसी को सिमिलरली फिर से ड्रॉ किया तो इसके सामने वाला मतलब E कॉस और ये E साइन, समझ में आ रहा है? और इसी का पैरेलल लाइन अगर इधर बना तो ये E साइन इधर आ जाएगा और ये E कॉस। समझ पड़ेगी बापू? हर बार इसको याद कैसे करेंगे? हर बार कि जहाँ पे एंगल निकला हमें सिर्फ फोकस करना है एंगल के ऊपर कि Z बना के एंगल को यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ से X बना के यहाँ शिफ्ट किया। अब क्या करना है तो कि इस प्लस का कॉस कंपोनेंट यहाँ पे होगा, बिकॉज हमने अभी रट लिया है कि एंगल जहाँ टच करता है वो कॉस और एंगल के सामने वाला कंपोनेंट जो होता है उसे बोलते हैं हम साइन। कोई डाउट इसमें? सिंपल। नाउ सिमिलरली ये माइनस चार्ज के लिए भी ऐसा ही होगा, E माइनस इधर होगा। सिंपल। तो E माइनस की वजह से E माइनस का कॉस कंपोनेंट इधर होगा और E माइनस का साइन कंपोनेंट इधर होगा। तो कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो गए? साइन साइन गए। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? आज चाल से 5 वागा સુધી। हाँ डायपोल पहुंचे છે, डायपोल ની ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ ચાલુ છે, डायपोल ની ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ પછી બધું બહુ છે। સાંભળો તો સાંભળો, ખાલી વચ્ચે મેચ કરો તો જય થતા જ તારો જય થતા જ નહીં, વચ્ચે વચ્ચે બોલશો ટાઈમ બગડશે। કંઈક તો ખાલી હશે જતા રહો, કોઈ નહીં રોકે। કેટલા લોકો બેસતો અંદર? चलो अब हमें क्या करना है, इक्वेटर पॉइंट पे फाइंड करना है। तो E नेट ऑन इक्वेटर पॉइंट क्या होगी? E प्लस कॉस थीटा, एक पॉजिटिव चार्ज का कॉस कंपोनेंट बचा और नेगेटिव चार्ज का भी कॉस कंपोनेंट बचा। क्लियर? कोई डाउट किसी को इसमें? अब कॉस थीटा को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? E प्लस वेक्टर E माइनस वेक्टर, कॉस थीटा कॉमन निकल जाएगा ऐसे। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला डायग्राम में से देख के बनाओ तो क्या बनेगा? इस ट्रायंगल के लिए आर्या बताओ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? ऐसा ट्रायंगल है ax x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इन रूट, दिस इज योर एंगल थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज।
सिंपल। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब e प्लस का फॉर्मूला क्या बनेगा, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, बट इसका स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही आएगा, प्लस के क्यू सर रूट बी कैप, सॉरी बी कैप, बी ए नहीं ना, कहूँ पी क्या, वेक्टर फॉर्म में से तो बी कैप नहीं लगो पड़े, पॉजिटिव बी कैप, नेगेटिव बी कैप, हाँ नेगेटिव हाँ साइन हाउस। हाँ हाँ, थोड़ा फरी वाला लखू पर से। अब देखो इधर ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ई क्रॉस थीटा की, वो किस तरफ है, इस तरफ है, और ये कैसा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर डायरेक्शन है पी कैप की तो उससे उल्टा है, इसलिए माइनस आएगा, माइनस पी कैप। पॉजिटिव होता तो माइनस नेगेटिव को पॉजिटिव डायरेक्शन को बराबर શું ભૂલ છે, सर नेगेटिव डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव होय बराबर। के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, दिस विल बी योर फॉर्मूला, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ, પણ એ લોકોને નહીં, એ લોકોને ઉપર બેહાડો। 301 માં છેલ્લે બધું ખાલી એક જ સ્ટુડન્ટ બને છે, અને 304 બી ખાલી, 301 બી ખાલી, 304 માં 2-3 બેન્ચ ખાલી છે। થોડું થોડું એડજસ્ટ થઈ જાય। સર અમે ગાડી શીખે गाड़ी चाकड़ा જીવતી પાછી આવી જોઈએ ને। ઓફિસમાં બિહાડ તો કશે બિહાડ દો એ લોકોને, અહીંયા મગજ બગાડશે। જોઈ લેવો પડે ને હું ભૂલ છે। બરાબર છે, જો मैं बराबर करता हूँ, ध्यान आपको। ये तो आपकी वैल्यू हो गई ई प्लस ई माइनस, दोनों को ऐड किया कॉस थीटा। पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी ई नेट, उसका डायरेक्शन किस तरफ है, ई नेट का डायरेक्शन अगर दिखाना है तो ये रहा, ई प्लस कॉस ई माइनस कॉस, दोनों इस तरफ है, नीचे की तरफ। और डायरेक्शन ऑफ पी कैप मतलब मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऊपर की तरफ। तो पी कैप का डायरेक्शन ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नीचे है, तो इसको मैं माइनस पी कैप बोल सकता हूँ। सिंपल, यहाँ आगे माइनस था और यहाँ पी कैप था। अब ई प्लस की वैल्यू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस ई माइनस की वैल्यू भी क्या होगी, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डायरेक्शन ओवरऑल लिखेंगे माइनस पी कैप। सिंपल, ये नहीं वाह वो सुड़ी गया है, और यू आर वंस वन प्लस की वजह से प्लस फील्ड इधर, थीटा इधर है तो कॉस कंपोनेंट इधर, साइन कंपोनेंट इधर। सिमिलरली गोस फॉर माइनस चार्ज, ई माइनस इधर, कॉस इधर, साइन इधर, तो दोनों का कॉस ऐड हुआ, तो उसको मैंने ऐड किया ई प्लस कॉस ई माइनस कॉस। फिर कॉस थीटा को कॉमन निकाल लिया, कॉस की वैल्यू यहाँ से बनाई एडजेसेंट अपॉन हाइपरटेनियस, उसको पुट कर दिया। फिर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कॉस कंपोनेंट वाली वो नीचे जा रही है, मतलब मोमेंट की डायरेक्शन से उल्टी, इसलिए माइनस पी कैप। इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट है उसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस पी कैप। सिंपल, इसलिए माइनस पी कैप लिखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर है। सिंपल, अब ये अंदर प्लस हो जाएगा तो माइनस 2 KQ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर इंटू ए
अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है और ये हाफ है, तो 3/2 हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? अब 2QA, पी वेक्टर का वैल्यू क्या होता है डायपोल मोमेंट का? Q इंटू 2A, तो 2QA वो बन जाएगा पी वेक्टर, तो माइनस KP डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2 पावर इंटू पी कैप। अब हमें क्या करना है कि ये जो x डिस्टेंस है अगर वो बहुत दूर ले लूँ मैं ऐसे कि आज a डिस्टेंस से એનાથી x बहुत दूर થઈ જાય, x डबल ग्रेटर देन a, तो a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से a को अगर नेग्लेक्ट कर दे तो क्या बचेगा? माइनस KP बाई x का स्क्वायर रूट चला जाएगा, x क्यूब बचेगा इंटू पी कैप। तो दिस इज योर फॉर्मूला ई नेट इक्वेटोरियल पॉइंट पे, KP बाई एक्स क्यूब वेर x इज डबल ग्रेटर देन a। तो ये दोनों उसके फॉर्मूला हो गए, सिंपल। लखो तो लखी लो फटाफट, એટલે પછી एक्सिस चलाई दी। एक्सिस बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस पॉइंट, सेम डायग्राम बनेगा, प्लस माइनस चार्ज होंगे। इस क्यू पॉइंट पे अगर हमें फील्ड फाइंड करनी है, दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए, चलो अब ये y एक्सिस पे है तो इसका ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस y मान सकते हैं। बोलो इसका y डिस्टेंस मान सकते हैं। तो प्लस चार्ज से इसका डिस्टेंस क्या होगा और माइनस चार्ज से इसका डिस्टेंस? पूरा y प्लस a, ये पूरा अगर y है तो उसमें से a निकाल देंगे तो प्लस चार्ज से उसका डिस्टेंस आ जाएगा y माइनस a, और प्लस चार्ज से उसका माइनस से फाइंड करना है तो a प्लस y, सिंपल। तो इधर फील्ड प्लस की वजह से इधर लगेगी अवे फ्रॉम द चार्ज, माइनस की वजह से इसी पॉइंट पे टूवर्ड्स द चार्ज। कोई डाउट किसी को? तो E प्लस ऊपर लगेगी, E माइनस नीचे लगेगी। तो इसका जो रिजल्टेंट बचा E नेट वो कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे करेंगे कि प्लस चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी, माइनस की वजह से जो फील्ड होगी, दो फील्ड होगी, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा। कैसे? बराबर लिख लीजिए। वही चेक कर लो, बराबर बराबर खोटू છે કદાચ। रिजल्टेंट तो ऐड ही करते हैं। अब इसमें से साइन पुट करेंगे। अब इधर ध्यान से प्लस चार्ज को देखो, तो प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ है। उसका मतलब प्लस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन अगर लिखना है मुझे तो क्या लिख सकता हूँ मैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हुई, और मोमेंट की डायरेक्शन और प्लस की डायरेक्शन दोनों ऊपर है। तो प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, मतलब मोमेंट की डायरेक्शन के साथ साथ जा रही है। और माइनस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करेंगे तो वो नीचे की तरफ आ रही है, तो माइनस पी कैप, सिंपल। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो पी कैप की डायरेक्शन है, इसकी जो है वो माइनस पी कैप की है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? ई प्लस माइनस ई माइनस पी कैप। गुड आउट। अब क्या करेंगे? ई प्लस का फॉर्मूला बनाओ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाई माइनस ए का होल स्क्वायर
माइनस के क्यू वाई प्लस ए का होल स्क्वायर, और बाहर पी कैप तो ऐसा हो गई, के क्यू कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा 1/, अब बिल्कुल खराब रिस्पॉन्स, एकदम तद्दन वाहियात रिस्पॉन्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? ये समझ में आया क्या किया? इफ a माइनस बी a प्लस बी होता है तो उसको क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इधर मेरे पास a प्लस बी ए माइनस बी था, उसकी पावर अगर 1 1 है तो 2 2 हो जाती है और ओवरऑल 1 रहती है। तो इसमें अंदर की पावर 1 1 थी तो 2 2 हो गई, और ओवरऑल भी 2 2 थी तो वो भी लिखनी पड़ेगी। समझ में आ गया? सिमिलरली इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ किया है। अब क्या करोगे? इसको ओपन कराओ, क्या आएगा? माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ay माइनस ए स्क्वायर। ये सबकी साइन चेंज कर दी, समझ में आया? बिकॉज बाहर माइनस था, असल में यहाँ पे आता वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर, बट ड्यू टू दिस माइनस साइन उस सबकी साइन चेंज हो जाएगी। तो नीचे क्या बचेगा? वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी स्क्वायर। कौन कौन कैंसिल हो जाएगा? वाई स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। 4ay के क्यू डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की 3/9 स्क्वायर। अब ये 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। 2ax क्या बन जाएगा? नहीं, 2aq यार, टू ए क्यू 4ay के क्यू, ऐसा होगा। अब इस 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, तो ये 2a और ये q क्या बन जाएगा? तो 2k, अब y क्या बच्चों? y भी बच्चों, हाँ, 2kpy डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। अब इफ y इज डबल ग्रेटर देन a, तो a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो y⁴ हो जाएगा। तो 2kpy अपॉन y⁴, एक एक y चला जाएगा तो आंसर आएगा 2kp अपॉन y³ इंटू पी कैप। मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे रहेगी? पी कैप, ऊपर की तरफ। क्यों? बिकॉज वो तो मुझे यहीं से दिख रहा है कि प्लस चार्ज नज़दीक है तो ई प्लस की वैल्यू ज़्यादा होगी, और माइनस चार्ज दूर है तो ई माइनस की वैल्यू कम होगी। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कुछ बचेगा ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ बचा मतलब किस तरफ बचा? इन द डायरेक्शन ऑफ पी कैप। सिंपल। तो एक्सिस का डेरिवेशन पूछे तो ये, इक्वेटोरियल का पूछे तो जो अभी इसके पहले किया वो, एक्सिस इक्वेटोरियल बनने खत्म, बट टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो, नाउ वी हैव यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म
sorry, electric field. In uniform electric field, if I put a charge Q, तो वो किस तरफ जाएगा? कैपिटल Q. नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी है. उसमें मैंने क्या किया, किसी एक पॉइंट पे Q चार्ज रखा, तो वो Q चार्ज का मोशन होगा, नहीं होगा, होगा तो किस तरफ होगा? नहीं होगा ना, कांस्टेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, उसमें मैंने चार्ज को रख दिया, तो चार्ज का मोशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना. वी नो दैट F इज इक्वल टू QE. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखते ही उसके ऊपर क्या होगा? फोर्स लगेगा इस तरफ, तो ये चार्ज इस तरफ मूव करेगा. और अगर माइनस Q रखा तो पिकनिक पिकनिक एट मेरिडियन. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरा ध्यान दो. कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस Q को रखने से वो इस तरफ चलने लगेगा, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर माइनस Q लगा तो वो किस तरफ जाएगा? अब और जैसे उसके ऊपर भी F इज इक्वल टू QE लगेगा, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. क्लियर? तो इंडिविजुअल चार्ज को रखेंगे तो वो ऐसे बिहेव करेंगे, लीनियरली मोशन करने लगेंगे. अब मैंने क्या किया, एक डाइपोल को ऐसे हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, सॉरी वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को वर्टिकली रखा. तो इस प्लस चार्ज के ऊपर फोर्स यहाँ पे लगेगा और माइनस के ऊपर इधर. तो डाइपोल के ऊपर मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, यहाँ का डिस्टेंस a और यहाँ का डिस्टेंस a. तो डाइपोल थोड़ी ऐसी हो जाएगी, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा. सिंपल. कोई डाउट किसी को इसमें? क्या थी? कवर में बढ़िया है. तो ये F का वैल्यू क्या होगा? और ये माइनस वाले F का वैल्यू क्या होगा? अब ये जो फोर्स लगा वो कितने डिस्टेंस पे लगा? a डिस्टेंस पे लगा. तो किसी डिस्टेंस पे लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर. कोई ऐसा बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, या फिर हरिओम ऐसे नीचे लेटा हुआ है, नीचे हरिओम उगी जाए, પછી એને ઊંચકો હોય તો આમ કરીને ઊંચકે તો ઉચકાય ના ઉચકાય? कौन कैसे उचकाए? करो ट्राई. हरिओम. तो उसको अगर उठाने जाएंगे तो वो नहीं उठा पाएंगे, लेकिन उसके हाथ को पकड़ के ऐसा मैं उसको उठाऊंगा, एक हाथ पकड़ के, सॉरी बहुत गंदू ड्राइंग चैनल, ऐसे हाथ पकड़ के अगर उसको उठाएंगे तो क्या होगा? इधर ध्यान दो, हंसो ना, हंसो ना. तो एक कपल फोर्स क्रिएट होगा, उसके पैर नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे. अब एग्जाम्पल इसको शब्द पाछा लाऊं छू मारा. सपोज ये एक दरवाजा है, दरवाजे के एक तरफ हिंजिस होते हैं, एक तरफ क्या होता है? हैंडल होता है. अब यहाँ पे हैंडल रखा, यहाँ पे हिंजिस है, तो हिंजिस क्या कर रहे हैं? पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और हैंडल इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं. इसलिए R क्रॉस F, फोर्स परपेंडिकुलर टू यूनिट डिस्टेंस, इज नोन एज टॉर्क. इसलिए इजीली दरवाज़ा खुल गया. अगर मैं हैंडल को और नज़दीक यहाँ तक लाता जाऊँ तो फोर्स बहुत लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलेगा. तो टॉर्क का बेसिक एक्सप्लेनेशन क्या है फ्रॉम योर 11th क्लास? फोर्स लगाना है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मतलब पत्थर को ऐसे हटाना है लेकिन नहीं हट रहा है, तो किसी एक लकड़ी से अगर उसके ऊपर फोर्स लगाया तो क्या हुआ? यहाँ से थोड़े से फोर्स के अंदर वो लकड़ी हिल गई, मतलब वो पूरा पत्थर हिल गया. समझ में आ रहा है? तो एक कपल फोर्स बोलते हैं इसको. मतलब इसको खोलना है तो इसको हम ऐसे फोर्स लगाते हैं, तो उंगलियां इस तरफ फोर्स लगाएगी और थंब इस तरफ लगाएगा, मतलब कपल फोर्स लगेगा. दो फोर्स इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे. तो ये कपल फोर्स लगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा और किसी डिस्टेंस पे परपेंडिकुलरली लगा.
तो फोर्स परपेंडिकुलर टू यूनिट डिस्टेंस इज नोन एज टॉर्क। यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा? QE। कितने डिस्टेंस पे? A डिस्टेंस पे। तो टॉर्क ऑन चार्ज 1 क्या होगा? A डिस्टेंस पे QE फोर्स लगा। यहाँ ओरिजिन है तो A डिस्टेंस पे QE फोर्स लगा। अब टॉर्क ऑन द सेकेंड चार्ज, इस सेकेंड चार्ज पे डिस्टेंस भी माइनस, तो माइनस A वेक्टर, और चार्ज का वैल्यू भी माइनस इंटू A। ये क्रॉस आएगा बीच में, क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए। तो Q2 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? A वेक्टर क्रॉस QE वेक्टर। अब टॉर्क का टोटल फाइंड करना है, नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल, कि कितना टॉर्क लगा। पहले ऐसा था, एक टॉर्क इधर एक टॉर्क इधर, तो दोनों मुड़ के ऐसे हो गए। समझ में आ रहा है? दो टॉर्क एक साथ लगे इसलिए वो अपने डायरेक्शन से थोड़ा मोमेंट में आ गया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2A वेक्टर क्रॉस QE वेक्टर। अब 2A और Q तो कहीं पे देखा हुआ है? कहाँ देखा हुआ है? डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क का फॉर्मूला वो क्या हुआ? P क्रॉस E। तो क्रॉस को निकालेंगे तो क्या आता है? PE साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है कॉस, और कॉस को करता है साइन। तो टॉर्क ऑन द डाइपोल टॉर्क ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए डायग्राम, डिस्क्रिप्शन के बाद इसको पूरा डिफाइन करेंगे। मैं कदाच पॉज राख्યું ના પછી સમજાઈશ શું હતું? હા, કન્ટિન્યુઅસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ચાર્જ। થઈ ગયું હશે? અનપોઝ થઈ ગયું છે? મેં તો આ સેકન્ડ વધે છે ને, બરાબર થઈ ગયું છે। अब देखो, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक आपने जो भी पढ़ा था कि इंडिविजुअल चार्ज, वो सब हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। તું જ ક્યાંથી જોડે પંચાયત કરે છે નેત્રા? કેટલી ઇનોસન્ટ બને છે આમ। એની પહાડ કોઈ છે જ નહીં। તું બી कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? कि देर आर नो इंडिविजुअल चार्जेस आर प्रेजेंट, मतलब इंडिविजुअली छूटा रखड़ता ना हो, ग्रुप में हो। केवी रीते समझाओ? सपोज हमारे पास कोई वायर है, तो एक पर्टिकुलर L लेंथ का मैंने वायर कंसिडर किया। तो इस चार्ज, एक्चुअली इस वायर के अंदर चार्ज मूव हो रहे हैं, पर अगर लाइट्स ऐसे हैं, सपोज इसके अंदर टोटल 5 चार्जेस एट अ टाइम है, तो हर सेकंड 5 चार्ज आते हैं, और ये जैसे निकलता है यहाँ से एक और आ जाता है, कंटिन्यूअसली मूविंग है। इसलिए हमको ऐसा लगता है, जब उसको हम देखते हैं, दूर से ऑब्जर्व करते हैं, तो ये 5 चार्जेस मुझे रेस्ट पे लगेंगे। समझ में आ रहा है? बिकॉज कॉन्स्टेंटली आ रहा है। लेमिनार फ्लो का एग्जांपल मैंने दिया था 11th क्लास में, फ्लूइड मैकेनिक्स में लेमिनार फ्लो होता है कि पता ही नहीं चलता है कि फ्लूइड मोशन में है कि नहीं है। एग्जैक्टली एक पार्टिकल के पीछे दूसरा पार्टिकल तुरंत आता ही रहता है। तो ऐसे लेमिनार फ्लो जैसी सिचुएशन अगर चार्ज की है तो वो हमको रेस्ट पे दिखेंगे। तो इन रियलिटी हमारे पास जो क्या बोलते हैं चार्जेस होते हैं वो ऐसे होते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। मतलब इन द वायर तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन सम टोटल 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सपोज
ओरिजिन से आर वेक्टर पे तुम्हारा कोई ऐसा चार्ज है और कोई Q0 टेस्ट चार्ज यहाँ पे है, तो ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यहाँ पे है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम यूनिट एरिया विच विल बी नोन एज सिग्मा Q by A, फिर रो इज इक्वल टू Q by V। ये सारे किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे है। अब हाँ 3D मास है ये तो जा बस। अब क्या करना है हमें ऐसा बताया गया कि डिस्क्रीट चार्ज मतलब इंडिविजुअल चार्जेस आर नॉट पॉसिबल। रियलिटी में ऐसे चार्जेस होते हैं, कैसे होते हैं वो हमने समझ लिया किसी वायर के अंदर कंटिन्यूअसली मूविंग चार्जेस का एग्जांपल लेके। अब क्या करना है, इस लैम्बडा कूलम पर मीटर वाली एक रॉड है या वायर है, उसकी वजह से किसी क्यू चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता होगा, ऐसा अगर हमको पूछा कितनी फील्ड लगी होगी इस लैम्बडा कूलम पर मीटर के वायर की वजह से, वो अगर हमको पूछा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक के लिए करेंगे, दूसरे के लिए आप खुद कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो हमको पता है कि जब ऐसी कोई चीज़ आती है तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 by R², और हमारे पास इसमें कितना Q है हमारे पास आइडिया नहीं है, बिकॉज वो लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो उसका कोई एग्जैक्टली हमको आइडिया नहीं है कितना चार्ज है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ DL। इस DL सेगमेंट का चार्ज होगा DQ, तो छोटा लैम्बडा फॉर दिस सेगमेंट विल बी DQ by DL। तो DQ का फॉर्मूला हुआ लैम्बडा DL। कोई डाउट किसी को इसमें? नाउ फोर्स बिटवीन DQ एंड Q विल बी छोटा सा फोर्स DF, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? के ना बोलो ना, इसको x मान लेता हूं तो डिस्टेंस हो जाएगा x²। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? पूरी लेंथ पे। इस वायर की जितनी लेंथ है वो सबका चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस पूरी लेंथ को इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ देंगे और सारे टुकड़ों की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स है उसको मैं ऐड कर दूंगा, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हो गया। सिंपल। आखी लेंथ पर इंटीग्रेट करूंगा, आखी लेंथ नो बद्धो चार्ज लगाई दीधो। शू लिमिट थशे આપણે જ્યારે क्वेश्चन सॉल्व કરીશું तब हम डिफाइन करेंगे। अभी के लिए फोर्स का फॉर्मूला होगा छोटा DF, मतलब छोटे DQ की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स होगा F ऑन Q0 ड्यू टू DQ। ऐसे बहुत सारे DQ होंगे पूरी लेंथ पे, तो सारे DQ की वजह से इस Q के ऊपर जो फोर्स लगा उसको मैंने ऐड कर दिया सारे छोटे फोर्स को पूरी लेंथ पे, तो ये फॉर्मूला बन गया। उसमें से DQ को हम क्या बोल सकते हैं? लैम्बडा DL। तो इंटीग्रेशन L के लैम्बडा DL Q0 अपॉन x²। अब ये बन गया फॉर्मूला फाइनल कि फोर्स ड्यू टू लैम्बडा कूलम पर मीटर का एक रॉड है या वायर है, उसकी वजह से किसी चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। सिमिलरली अगर मैं उसके लिए बात करूं तो क्या बनेगा? K सिग्मा DA Q0 अपॉन x², बिकॉज आई विल कंसिडर अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ DA, तो ये बन जाएगा DQ by DA। खाली हिंट आप इन छोड़ दो, करूँ झटक पड़ सकता। यहाँ पे एक सेगमेंट कंसिडर करूँगा DV वॉल्यूम का, तो उसके लिए रो बन जाएगा DQ by DV। सिंपल। तो सिमिलरली इधर तुम्हारा क्या आएगा? DQ इज इक्वल टू लैम्बडा DL, तो यहाँ पे DQ की जगह तुम पुट करोगे सिग्मा DA, वहाँ पुट कर दोगे रो DV। सिंपल। अब मुझे चाहिए फील्ड ड्यू टू दिस थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रॉड। तो रॉड की वजह से फील्ड जो होगी, याद करो हमने क्या किया था, इस DQ की वजह से अगर फील्ड चाहिए तो इसको मैं टेस्ट चार्ज मान लूंगा, तो इस पूरे की वजह से अगर मुझे फील्ड चाहिए तो इसको मैं टेस्ट चार्ज मान लूंगा। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज।
तो फोर्स का फॉर्मूला ये रहा, उसमें से Q0 को निकाल दो, जो बचा वो फील्ड। कोई डाउट किसी को इसमें? दैट्स हाउ वी कैन डिफाइन फोर्स एंड फील्ड फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए अगर वायर है तो उसको हम 1D मानते हैं, कोई सरफेस है तो उसको हम 2D मानते हैं, और कोई वॉल्यूम है तो उसको हम 3D मानते हैं। सिमिलरली ये जो कैसेट है इसके लिए लिख सकते हो फोर्स फील्ड, इसके लिए भी लिख सकते हो फोर्स एंड फील्ड। फील्ड में कोई डाउट किसी को? बिकॉज द फील्ड इज ड्यू टू द रॉड, उसमें इसका तो कोई रोल नहीं है, और फील्ड का फॉर्मूला ही वही है, फोर्स ड्यू टू द चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो फोर्स ड्यू टू द रॉड वो ये रही, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, हियर टेस्ट चार्ज वाज दिस, तो उसको डिवाइड करा दिया तो जो मिल गया वो फील्ड। सिंपल। मतलब अभी तक हमने सब कुछ डिफाइन करा था एक इंडिविजुअल चार्जेस के लिए, अब ये सब कुछ डिफाइन कर दिया कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए। इसके बाद फ्लक्स और गॉस लॉ सीख लेंगे। फील्ड लाइंस घर से पढ़ लोगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे फील्ड ज़्यादा, जहाँ पे दूर होगी वहाँ पे फील्ड कम होगी। तो फिर भी मैं एक बार बोल जाऊँगा नेक्स्ट क्लास में। इन पर दी क्वेश्चन देखो, फील्ड लाइंस प्लस मारी बाहर निकले, माइनस मारने जती रहे, प्लस माइनस हो तो प्लस में से निकलेगी माइनस में चली जाएगी। चलो फटाफट आवाज बंद। प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, प्लस से निकलेगी और माइनस में टर्मिनेट हो जाएगी। और अगर दोनों चार्ज प्लस है तो से मतलब इंटरसेक्ट नहीं था एक बीजा में। એના પછી શું બતાવું છે, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई यहाँ से जो टेंजेंट बनाएंगे उस टेंजेंट की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी। और क्या हो सकता है, तो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे पास होंगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द हाइपोथेटिकल कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली। मतलब ऐसी कोई लाइंस होती नहीं है, कोई भी ऐसा कोई स्कोप नहीं है जिसको लगा के देखोगे तो आपको ये फील्ड लाइंस दिखेगी। ऐसा कोई एक्चुअली चीज़ है नहीं, पर समझने के लिए हमने ऐसा बनाया है। मतलब नजीक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे, दूर फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड कम। डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस आर लेस देन फील्ड कम हो जाएगी। डेंसिटीज ऑफ फील्ड लाइंस आर ग्रेटर देन, मतलब ज़्यादा है तो वहाँ पे फील्ड ज़्यादा होगी। फिर नो टू फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज दो टेंजेंट बन जाएंगे और दो डायरेक्शन हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। बस और कुछ आटलुच है। नाउ फ्लक्स का फॉर्मूला है E डॉट ए। E is the electric field, A is the area. What is the direction of area? Perpendicular to the surface. मतलब इस बोर्ड का जो एरिया है वो इस तरफ है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमारी जो फ्लोरिंग है उसका डायरेक्शन किस तरफ है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो सीलिंग है उसका किस तरफ है, नीचे। असल में दो डायरेक्शन होती है। अगर मेरे लिए फ्लोरिंग है तो ये मेरे लिए, जब मुझे टाइल्स बिठानी है तो मेरे लिए फ्लोरिंग है, पर इसी फ्लोर के एग्जैक्टली नीचे अगर कोई है तो उसके लिए वो सीलिंग बन जाएगा। मतलब वो डिपेंड करता है आप कहाँ से देख रहे हो। तो इसका डायरेक्शन ये भी है, ये भी है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स द सरफेस। सिंपल। कोई डाउट किसी को इसमें? अब कंसीडर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और बीच में कोई सरफेस रखा है, ऐसा कोई बुक रख दी या कुछ कोई मटेरियल रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और एरिया का डायरेक्शन हमने अभी सीखा कि परपेंडिकुलरली कमिंग आउटवर्ड द सरफेस। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ए। इसका मतलब क्या होता है, फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। मतलब सपोज मेरे पास कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट का फील्ड लाइंस है। अब इस मेटल के टुकड़े को मुझे अट्रैक्ट करना है, तो फील्ड लाइंस तो बहुत सारी है, पर कितनी फील्ड लाइंस जो एग्जैक्टली हेल्प कर रही है इस मैग्नेट के टुकड़े को अट्रैक्ट करने के लिए।
तो जो इसके अंदर से पास हो रही है वो, समझ में आ रही है? तो दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। मतलब इतना मैग्नेट है और बहुत बड़ा आपके घर पे कबोर्ड है, तो इस मैग्नेट की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कबर्ड में से पास हो जाएगी, फिर भी कबर्ड का कुछ सरफेस बच जाएगा, सारी फील्ड लगा जाएगी तो भी। समझ में आ रहा है? मतलब बधी फील्ड लाइन्स कबर्ड ની અંદરથી પાસ થઈ જશે, પણ કબર્ડનો એરિયા મોટો છે, समझ पड़े છે? मतलब फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया का मतलब क्या होता है, जितना एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस पास होगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा। सिंपल। तो हमने एक सरफेस को ऐसे रख दिया, सरफेस में से एरिया यहाँ भी जा सकता है परपेंडिकुलरली और पीछे भी जा सकता है परपेंडिकुलर। तो इसके लिए दो फ्लक्स की वैल्यू आएगी। पहली फ्लक्स की वैल्यू डॉट निकलेगा तो क्या आएगा, ना बोलो ला नफटो, ये कॉन्स्टेंट बद्दा बोलो, ये ई ए कॉस थीटा। अब ई और ए दोनों के डायरेक्शन सेम, देयर इज नो एंगल बिटवीन देम, तो ई ए कॉस जीरो। कॉस जीरो मतलब cos 90 इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल जीरो। तो मैक्सिमम फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सरफेस। वो लॉजिकली हमको दिख भी रहा है कि मैक्सिमम लाइंस इज पासिंग थ्रू दिस सरफेस, अगर मैंने उसको ऐसे वर्टिकली रखा हुआ है तो। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले एरिया को कंसीडर करता हूँ, तो ई ए कॉस पाई की वैल्यू -1, तो माइनस ई ए, इसका मतलब उल्टा फ्लक्स। सिंपल। अब क्या करना है, उसी फील्ड लाइंस में सरफेस को थोड़ा एंगल पे रखना है, तो एरिया परपेंडिकुलरली आउटवर्ड द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। मान लो इन दोनों बीच के एंगल है 60 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। मतलब अगर उसको मैं वर्टिकली रखता तो पूरा फ्लक्स पास होता, अगर उसको 60 डिग्री पे रख दूंगा तो जो फ्लक्स लग रहा था उसका हाफ हो जाएगा। सिंपल। अब क्या करना है, सरफेस को ऐसे रख देना है, ये लॉजिकली भी दिख रहा है कि इसमें ज़्यादा फील्ड लाइन पास हो रही है, इसमें कम पास हो रही है, और इसको कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल रख दिया तो एरिया इस तरफ परपेंडिकुलर और फील्ड इस तरफ। तो ई ए कॉस 90 का वैल्यू 0, तो फ्लक्स भी 0। सिंपल। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए वेक्टर। अब मेरे पास तो ये ऐसा सरफेस है जिसका एरिया मैं निकाल सकता हूँ। अगर कोई ऐसा एरिया है जो हम नहीं निकाल सकते हैं कोई रैंडम एरिया है ऐसा, तो क्या करेंगे, तो भी हमारे पास फॉर्मूला वही है, ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। मतलब इंटीग्रेशन कर दो इस डी ए का, ई तो कांस्टेंट है, इस पूरे एरिया को छोटे छोटे एरिया में तोड़ दो और सबको ऐड कर दो तो टोटल एरिया मिल जाएगा, तो वापस ई डॉट ए मिल जाएगा। सिंपल। એટલે આના પછી હવે ગોસ આવ્યો કે ગોસે કીધું કે એરિયા ના ખબર હોય, પતાવી દો, એક જ મિનિટનું છે, પતાવી દો। अब गॉस लॉ क्या होता है, अब हमारे पास ऐसा कोई सरफेस है जिसको हम नहीं निकाल सकते, तो गॉस ने ऐसा बोला कि कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, कि जो भी चार्ज उस सरफेस के अंदर है उसी को पढ़ना है, उसके बाहर अगर कोई चार्ज है तो उसे हम इग्नोर कर देंगे। सिंपल। तो इस सरफेस के अंदर एक चार्ज है तो ये ऐसा ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब मुझे फ्लक्स निकालना है इस चार्ज की वजह से, तो फॉर्मूला विल बी ई डॉट डी ए। इसको इंटीग्रेट कर लो, छोटे सेगमेंट डी ए में तोड़ो और पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करो, तो कितना एरिया आएगा इस स्फीयर का, 4πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। उसमें से के की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर 4πr²। 4πr² चला जाएगा तो क्या बचा, क्यू बाय ε0। ये गॉस ने हमको ढूंढ के दिया कि अगर हमको एरिया नहीं भी पता है तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कोई ऐसा एरिया दिया होता तो मैं क्या करूँगा, ऐसा सरफेस सोचूंगा जिसका एरिया मुझे पता है, उसे बोलूँगा गॉसियन सरफेस, और उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आया उसी को पढ़ना है, उसके बाहर वाले को इग्नोर कर देना है। इसे आइसोलेटेड सिस्टम मान लेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू बाय ε0, वेयर क्यू इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस एंड ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मतलब ये जो सरफेस मैंने माना उसके अंदर कौन सा मीडियम है, या तो वैक्यूम या तो एयर। अगर कोई और मीडियम होता तो क्यू बाय एप्सिलॉन, दैट विल बी योर गॉस लॉ। अब एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, एक लास्ट टॉपिक बाकी है, 15-20 मिनट का है। सर ये cos
થીટા છે તો cos થીટા કઈ ગયો આઈ કાટિક સર ઇન્ડિયન એંગલ પ્રમાણે બદલાશે ને એ લોકો એ લોકો પર